हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे पास एक ये फ़ोन है, बहुत ही हॉट मॉडल है। लगभग सबके पास ये मॉडल आता है। प्रॉब्लम इसमें काफ़ी आती है कि कहीं कभी डेड हो जाता है, कभी लोगों पर रह जाता है, कभी अगर हम ठीक भी करके देते हैं तो फिर 2-4 दिन बाद फिर वापस आ जाता है। ये बड़ी समस्या है इस फ़ोन में और काफ़ी टेक्नीशियन इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इसको हम अपने तरीके से किस तरीके से रिपेयर करते हैं, क्या हमारा प्रोसेस रहता है। एक्चुअल में हम जो रिपेयर करते हैं ना, वो बहुत कम चांस होते हैं वापस आने के। 10 में से कोई एक फ़ोन वापस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हमारे फ़ोन जो है वापस नहीं आते। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा ऐसा क्या करते हो, तो मैं चलो सोचा कि आज आप लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट है और ये एक ट्रिक जो है इसमें वो मैं रिवील करने वाला हूँ और आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ कैसे कैसे इसे हम प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल में 2 मॉडल्स में आता है। ये वाला मेरे पास जो है M146B है। ये ज़्यादातर A146B आता है। मॉडल सेम है, बोर्ड सेम है, लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, प्रॉब्लम भी सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे डेड फ़ोन है तो हम बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करते हैं। वैसे बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पेट फॉल्ट है, प्रॉब्लम पता है, लेकिन चलो फिर भी चेक करना ज़रूरी। ये तो ग्राउंड हो गया ये वाला साइड, दूसरा नीचे वाला साइड जो है ये पॉजिटिव हो गया। 470 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है। ड्रॉप पलट के चेक करेंगे और इधर ओएल आ रहा है। ओएल नहीं, शायद ड्रॉप अच्छे से नहीं लगी थी। अब 2.1 वोल्ट का ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ रीडिंग हमको बिल्कुल ठीक ठाक मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको क्या करना है, इसकी डीसी पे रीडिंग या पावर की कंजप्शन देखनी है, एम्पियर की क्या कंजप्शन ये फ़ोन ले रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम पहले चेक कर लें, बैटरी इसकी चार्ज है कितनी, 3.6 चार्ज है। चलिए 3.6 चार्ज है तो बैटरी इतने में हम इसको फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करने के लिए स्विच कहाँ है। मैं इधर पावर की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई वाइब्रेशन, कोई डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। चलो डैडी है फ़ोन, एक काम करते हैं, डीसी से रीडिंग चेक करते हैं। डीसी से रीडिंग चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में खासकर मैंने देखा है कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से डीसी की रीडिंग चेक कर लेंगे ना, तो उससे भी कंप्लीट फ़ोन ऑन हो जाता है। और ये वाला मॉडल मेरा टेस्टेड है, ये वाला मॉडल तो हो ही जाता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड की जगह पे डिशोल्डरिंग वायर एक परमानेंट अटैच कर लेते हैं ताकि प्रॉप वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो। चलिए ये पॉजिटिव पे मैंने रेड वायर लगा दी, 0 है, कोई डीसी पे करंट की कंजप्शन नहीं है। पावर की प्रेस करते हैं। पावर की प्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बटन आई थिंक काम नहीं कर रहा, तो फिर तो हमने बैटरी से ऑन किया होगा तब भी काम नहीं कर रहा होगा। एक बार दोबारा देखते हैं, हो सकता है सही से कनेक्ट ना हुआ। ये बटन हम वैसे टेस्टिंग के लिए रखते हैं ना अपने पास, तो कई सारे फ़ोनों में लगता है ख़राब भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इधर से काम नहीं कर पा रहा, चलो कोई नहीं। कॉर्नर की 2 पिन ही होती है, वही शॉर्ट करनी है सर।
जैसे आपने देखा ग्राफ में भी आपको दिख रहा है और जो डिजिटली जो मीटर है उसमें भी दिख रहा है, लगभग 230 तक इसकी बूटिंग जो है वो गई, 230 एम्पियर लिया इसने, उसके बाद वापस आके 160 पे स्टक हो गया। यही सबके साथ प्रॉब्लम आती है, यही सेम प्रॉब्लम जो है सबके साथ रहती है, 160 पे स्टक रहता है फोन। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे चेक करने वाले हैं, कैसे रिपेयर करने वाले हैं। वैसे YouTube पे आपको काफ़ी तरीके की वीडियो और भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से रिपेयर करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको रिपेयर करके ही दें, फेलियर नहीं चाहिए हमको। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, चलिए एक चीज़ और, आज एक काम और कर लेते हैं। काफ़ी भाई जो हैं F64 के ऊपर, मैंने देखा था लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके ऊपर कमेंट आए थे F64 के वीडियो बनाओ। तो जैसे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड फ्रेश है, किसी ने कोई काम नहीं किया, आपके सामने ही जो मैं करने जा रहा हूँ इधर। तो एक बार ये देखें तो बैंड वगैरह भी कोई खास नहीं है मदरबोर्ड, वो माइनर हल्का फुल्का तो हो सकता है, लेकिन वैसे है ही नहीं बैंड, माइनर भी नहीं है ये। तो चलिए अभी क्या करेंगे, पहले ब्लैक वाली शीट जो है ये उतार लेते हैं। वो मैं बात कर रहा था F64 के बारे में, F64 के बारे में बात ये कर रहा था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि F64 पे वीडियो बनाओ, F64 पे। तो आज हम थोड़ा F64 के साथ इस फ़ोन को कनेक्ट करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कैसे हम ISP कनेक्ट करते हैं और ISP कनेक्ट करने का सही तरीका क्या है। ये भी आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले अभी हमने फ़ोन का कुछ किया नहीं है, हमने फ़ोन को रिपेयर नहीं किया। अभी रिपेयर करने से पहले ही हम इसका ना एक सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप बनाने वाले हैं। वो किस लिए ज़रूरी है, इसमें हमें ना UFS IC पे काम करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसकी UFS IC जो है ना वो काफ़ी वीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं UFS IC बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत सारे मॉडल्स में ऐसी हैं जो काफ़ी वीक हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास लोगो वगैरह पे फ़ोन आया, सिर्फ मैं इस मॉडल की बात नहीं कर रहा, काफ़ी और भी मॉडल की बात कर रहा हूँ। लोगो पे फ़ोन आया, आपने CPU रिवॉल्व किया लेकिन लोगो पे ही रहा, जैसे ही आप UFS रिवॉल्व करने गए फ़ोन जो है डेड हो गया। या फिर ऑन भी हुआ तो ऐसे ऑन हुआ, बॉडी धीरे धीरे काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। तो वो रीज़न क्या है, UFS के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हीट की वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो सीन क्या है कि हमको हीट जो है इस पर कम से कम इस्तेमाल करनी होती है। और अगर बाई चांस हम ये सोच के भी चलते हैं चलो हमसे ज़्यादा हीट भी लग भी जाए और UFS डैमेज भी हो जाए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप रहेगा। अगर मान लीजिए UFS ख़राब भी हो जाती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर हम सिक्योरिटी वगैरह जो है इसकी अलाइव कर सकें पहले जैसी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर लगाएंगे ISP और इसका बैकअप रीड करेंगे। अच्छा, इस ISP लगाने से दो फायदे आपको मिलेंगे। चलो, एक तो ये फ़ायदा है कि हम ये फ़ोन रिपेयर करेंगे, अगर बाई चांस कोई दिक्कत UFS में आ जाती है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान है। अच्छा, दूसरा आपको ये जानकारी और मिल जाएगी कैसे कैसे आप F64 के ISP कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक ISP की केबल आती है MIPI की, IC फ्रेंड की। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर यहाँ आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा। अगर आपको इस फ्लैक्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो आपको वीडियो देख सकते हैं जाके। तो ये इसके बारे में मैंने डिटेल में बताई। ISP के लिए केबल है, UFS के लिए काफ़ी अच्छी केबल है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जंपर वायर से लगाते हैं, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, एरर्स आते हैं। तो ये वाली जो है ज़्यादा बेटर है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, बहुत अल्टीमेट है ये। इससे भी एक अच्छी आती है MIPI की, लेकिन फ़िलहाल चलो हम यही यूज़ करने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली चाहिए तो फिर वो एक अलग भी है। वैसे इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पीड आएगी, मैं आपके सामने ही करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम ISP कनेक्ट करते हैं, चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। कैमरे की पिक्चर थोड़ी अजीब सी आ रही थी। तो अभी सीन क्या है कि इस पर मैंने
जो टाइप सी का कनेक्टर है, इसके ऊपर एक डिशोल्डरिंग वायर अटैच कर रखी है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, ये आईएसपी केबल यूज़ करते हैं तो वो कोई टेप लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जुगाड़ टाइप है, ये हिल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, परमानेंट शोल्डरिंग करेंगे। और उससे क्या बेनिफिट है, शोल्डरिंग करने से एक फ़ायदा है कि हमको एक तो ग्राउंड नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड इस शोल्डरिंग वायर से ही मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो शोल्डरिंग करने से हमको एक पकड़ मिलेगी ना, वो बड़ी मजबूत पकड़ होगी, उसमें हमें ये रिस्क नहीं रहेगा कि ये टूट सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं शोल्ड। जहाँ पे मैं इस पे लगाने उस वहाँ रख के इसको और कहीं भी शील्ड पे शोल्ड कर देंगे। ठीक है, अभी ये शोल्ड हो गया, टाइट हो गया है। अच्छा, यहाँ से हिल गया शायद। चलिए, अब ये टाइट हो गया, यहाँ से हिलने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बार टेस्ट भी करा देता हूँ। ये देखिए, अब कुछ नहीं होने वाला, इसमें हिलने वाला भी नहीं है, बड़ा टाइट शोल्ड हो गया है। ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बंदे ये टेप वेप लगाते हैं इधर, कई बार ऐसा होता है, मदरबोर्ड भी कई बार ऐसे होते हैं कि टेप लगाने की जगह भी नहीं होती, लेकिन शील्ड तो हर मदरबोर्ड में होती है, तो इसको आप इजीली लगा सकते हैं। ये मुझे बेटर लगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, ये आइडिया मैंने ही खुद से निकाला था, ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं है। चलते हैं आईएसपी कनेक्ट करते हैं। ये जो आप 6 पिन देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो पिन है ये TX पॉजिटिव है, उससे जस्ट नीचे TS नेगेटिव है, फिर RX पॉजिटिव है, फिर RX नेगेटिव है। इस तरीके से है। वैसे आप चाहें तो इंटरनेट से भी आईएसपी देख सकते हैं। मैं इस मॉडल के काफ़ी सारे आईएसपी कर चुका हूँ, तो मुझे ध्यान है, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। आपको देख रहे होंगे तो इजीली मिल जाएंगे। सिर्फ 4 वायर ही कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कोई पंगा नहीं है, कोई रीसेट नहीं लगाना, कोई वोल्टेज नहीं लगाना। ये पॉइंट पहले हल्के से स्क्रैच कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम शोल्डरिंग कर पाए। अच्छा, आईएसपी लगाते टाइम ना बहुत ज़्यादा फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, फ्लक्स में भी कंडक्टिविटी रहती है थोड़ी बहुत, कुछ फ्लक्स ऐसे आते हैं जिनमें कंडक्टिविटी है। अब मुझे नहीं पता ये जो मैं फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर कंडक्टिविटी है या नहीं, लेकिन बात यह है कि ज़्यादा हमको फ्लक्स यूज़ नहीं करना है, जब कम से काम चल जाए, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं। चलो, सबसे पहले यहाँ 4 वायर अटैच कर लेते हैं। 4 वायर कौन से, ये मैं वायर भी आपको दिखा दूँ। काफ़ी बंदे जो है मिसगाइड कर रहे होते हैं कि आपको वायर जो है स्पेशल ये वाले ही यूज़ करने हैं। ये जो 10 रुपये वाली शोल्डरिंग वायर आती है ना, मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई अलग से स्पेशल वायर नहीं है। ठीक है, लगभग 4 वायर मैं इसमें से पहले निकाल लेता हूँ सेम लेंथ के।
3 बार हम पलट लेते हैं, एक एक करके इनको सीधा करके फिर लगाते रहेंगे। पहले इस एरिया में जो ये बचे हैं ना, तो इन पर थोड़ी सी शोल्डरिंग कर लूँगा। शोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पीपीडी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पीपीडी जो है सीपीयू वगैरह के नीचे चली जाएगी तो फिर कुछ शॉर्टिंग वगैरह हो सकती है। थोड़ा आयरन पे इस साइड पे मैंने पीपीडी रखी हुई है, आयरन पे पीपीडी लगा के और उसके बाद ऐसे कर लेना है। छह वायर जो है थोड़े से आगे आ रहे हैं, इनको साइड पे कर लेते हैं। देखिए अब ये 4 वायर मैंने अटैच कर लिए हैं, लेकिन सीन क्या है, इधर चारों वायर जो है आपस में टच हो रखे हैं। तो करना ये, इन चारों वायर्स को हम अलग अलग कर लेंगे ताकि एक दूसरे पे कोई टच नहीं होगा, तो शॉर्ट नहीं होगा। मेन बात ये है। वैसे तो ये वायर भी इसके ऊपर रेड कलर की वार्निश चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी चलो सेफ चलते हुए इनको अलग कर लेते हैं। ऐसा ना हो ना एक दूसरे में टच होंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक, काफ़ी बंदे ये भी कहते हैं कि फ्लक्स नहीं लगा होना चाहिए। वैसे फ्लक्स लगा भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। और फ्लक्स आपका हो सकता है मैं अलग यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क भी हो सकता है। बाकी काफ़ी बंदे ये भी बोलते हैं कि कंडक्टिव वाला फ्लक्स होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अभी हमने जैसे चारों वायर लगा लिए हैं, एक बार क्या करते हैं डायोड मोड की रीडिंग कंफर्म कर लेते हैं। अभी इस केबल को बॉक्स की तरफ कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ केबल ही केबल है। तो ये TX पॉजिटिव वाली पिन जो है 220 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है, TX नेगेटिव इधर भी 220, RX पॉजिटिव 350, RX नेगेटिव 350। ये RX की और TX की लाइनों में रीडिंग में डिफरेंस होता है। दोनों TX की लाइनों पे सेम रीडिंग रहती है, दोनों RX की लाइनों पे सेम रीडिंग रहती है। लगभग 170 या 150 इतना डिफरेंस इसमें रहता है। चलिए अब हमने कर लिया ISP कनेक्ट। ग्राउंड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो JND की पिन है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है इस पे जा रही है चार्जिंग पोर्ट के बाहर वाली बॉडी पे, ठीक। और इसी को हमने यहाँ मदरबोर्ड के ग्राउंड के साथ शोल्ड किया ताकि ये पकड़ा रहे। तो ग्राउंड यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं। चलिए अब करते क्या है, ISP कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ISP कनेक्ट करने के लिए ये हमने
सिर्फ चार्जिंग वाला फ्लैक्स जो है ये लगाया है। ठीक, चलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं F64। काफी ट्रेंडिंग में बॉक्स चल रहा है, काफी लोगों की सिरदर्द बन चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं दिखा दूं आपको, कहीं कंफ्यूजन ना रहे कोई कि मैंने कोई मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं कर रखी। अच्छा, ये स्विच मैंने लगा रखा है एकदम, मैं स्विच को भी निकाल लेता हूँ। ये लो, कहीं इससे भी कंफ्यूजन हो जाती है ना कई बार। ठीक, ये स्विच भी मैंने अलग निकाल के रख लिया। मैं पहले अडेप्टर दिखा देता हूँ आपको, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कर रखी है या नहीं। मॉडिफिकेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अडेप्टर का बैक साइड, काफी लोगों ने जो है पहले बॉक्स बाय किए थे और उसके बाद बाय किए थे। मतलब 2-3 तरीके के अडेप्टर ISP वाले आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर वाली लाइन में यहाँ बाकी सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे रहते हैं। किसी किसी के में लगे होंगे, किसी में नहीं लगे होंगे। जिसमें नहीं लगे हैं उसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, जिसमें लगे हैं उनको निकाल देना है। जो नया वाला आता है ना आजकल अडेप्टर, लगभग जो भी 2-4 महीने पहले जिसने परचेज किया है उसमें ये लगे नहीं होते, तो कोई इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। और नीचे वाली साइड आए तो यहाँ पर सारे 0 ohms के रजिस्टर हैं। तो अभी जो अडेप्टर आता है ये सारे 0 ohms के रजिस्टर हैं। सिर्फ 2 यहाँ पे 47 ohms के रजिस्टर हैं, ये 2। ठीक है, ये 2 जो रजिस्टर हैं ये 47 ohm के रहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कंपनी से अडेप्टर आता है उसमें ऐसे ही सेम रहते हैं। और ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे 0 ohms के रहते हैं। लेकिन जो कुछ पुराने वाले अडेप्टर हैं ना, उनमें यहाँ पे कुछ रजिस्टर जो है अलग वैल्यू के हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, अगर 0 ohms हैं तो जरूरत नहीं है आपको जंपर करने की। अगर सारे 0 ohms हैं तो कोई मॉडिफिकेशन आपने नहीं करनी है। और इधर 470 वाले रजिस्टर लगे हैं, मतलब 47 ohm वाले रजिस्टर लगे हैं। ठीक, काफी YouTube पे भी दिखाया जाता है कि यहाँ R6, ये R6 है और ये R7 है। यहाँ पर आपको कोई रजिस्टर लगा देना है 22 ohm का, या फिर 2 22 ohm के एक साथ लगा देने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन बताई जाती हैं। मैंने यहाँ पे भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रखी है। तो बाय डिफॉल्ट जैसा कंपनी से अडेप्टर आता है ना, सेम वैसा ही अडेप्टर है। आपके सामने तस्वीर है, अगर आपके पास भी आपने नया बॉक्स परचेज किया तो आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपके अडेप्टर में इसी तरीके से रजिस्टर लगे हुए हैं या फिर कुछ डिफरेंस है। ठीक है, ये इतना ही बस मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या, मॉडिफिकेशन इसमें कुछ है ही नहीं, जैसा अडेप्टर है ऐसा ही है। ये मैंने भी यहाँ पर रजिस्टर वगैरह लगा के देखे थे जब मेरे ISP कनेक्ट नहीं होते थे, तो लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आगे कि ISP क्यों नहीं कनेक्ट होते थे लोग। ठीक, अभी क्या है कि यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन मैंने नहीं किया दोनों साइड। अगर आप नया परचेज करते हैं तो बिल्कुल डिक्टो सेम आपको मिलने वाला है, ऐसे ही कुछ चेंज नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरा साइड मैं बताता हूँ। दूसरा साइड आपने देखा होगा, यहाँ पर कुछ लोग स्विच लगाते हैं, वो ग्राउंड के साथ उसमें कुछ रजिस्टर लगा देते हैं, इस वाले हिस्से से यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं। अभी हम उसका रजिस्टर क्यों लगाना होता है, कब लगाना होता है, ये एक्चुअल में पता ही नहीं है। लोगों के ISP कनेक्ट नहीं हो रहे थे, वो रजिस्टर लगा देते हैं। चलिए, अभी फिलहाल मैंने एक और काम क्या किया हुआ है, इधर यहाँ पर ना मैंने एक टाइप सी का कनेक्टर लगाया हुआ है। उसमें क्या है, वही जो 4 लाइनें TX नेगेटिव वाली हैं, ये वैसे 2 3 4 5, 2 3 जो है TX नेगेटिव TX पॉजिटिव है, 4 5 जो है RX नेगेटिव RX पॉजिटिव है। अच्छा, नेगेटिव में मैं 0 नहीं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है। वही RX नेगेटिव TX नेगेटिव, ये 4 ट्रैक है। उन्हीं चारों ट्रैकों के मैंने जंपर ले जाके इस टाइप सी के कनेक्टर में जोड़े हुए हैं, ताकि मैं वो सेम ही ISP केबल JTAG में भी यूज़ कर लूँ, इसमें भी यूज़ कर लूँ। चलिए, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आगे चल के। अभी फिलहाल मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं करी है, सिर्फ ये 4 जंपर, मतलब एक टाइप सी का कनेक्टर लगाया है कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि बार बार यहाँ पे सोल्डरिंग वायर जोड़ना मुझे अजीब सा लगता है। ये बेस्ट लगा मुझे। और ये जो जंपर लगाए हैं ना, इनके ऊपर जैसे एक पेपर की जो टेप आती है उसकी परत लगाई है, फिर उसके ऊपर एक जंपर लगाया, फिर पेपर टेप की परत लगाई है, फिर जंपर लगाया, ताकि कोई जंपर शॉर्ट ना हो। जैसे तो ये रेड कलर की वार्निश चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई एक दूसरे के ऊपर जंपर आ जाए, कोई दब जाए, तो शॉर्ट भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने टेप वगैरह लगा दिया ताकि कोई शॉर्ट ना हो। बस कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक टाइप सी का कनेक्टर मैंने ऐड किया है और कुछ भी नहीं है।
अडेप्टर बिल्कुल सेम जैसे कंपनी की तरफ से आता है वैसा ही है। चलिए अब हम ISP कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको दिखाया था ये यहाँ पे कनेक्टेड है। हम क्या करेंगे, ये वाली केबल जो है टाइप सी वाली इधर लगा देंगे। आपने देखा था मैंने 4 ही कनेक्शन किए थे ना, और ग्राउंड जो है इससे मिल ही गया। तो बॉक्स की तरफ भी वही 4 कनेक्शन है, और जो हमने PCB की तरफ है वो भी 4 ही कनेक्शन है। ठीक, ये हमने अडेप्टर यहाँ पे लगा दिया। अब हम बॉक्स को कर लेते हैं पावर ऑन। ये हमने बॉक्स की लगाई केबल, ये हो गया पावर ऑन। इधर लैपटॉप की स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ये मैं थोड़ी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है काफ़ी लंबी हो जाए। अभी देखो हमने ISP भी कनेक्ट नहीं किए, सिर्फ 25 मिनट का टाइम हो चुका है। ISP मतलब कनेक्ट कर लिए हैं, अभी बॉक्स के साथ कोई बैकअप वगैरह भी नहीं लिया। ये थोड़ी डिटेल में वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक एक चीज़ छोटी छोटी क्लियर करके बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। F64 का सेटअप हमने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हमको बॉक्स कनेक्ट करना होता है। जैसे ही बॉक्स कनेक्ट कर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। ये जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ISP मोड पे टिक लगाना है। ठीक, ISP मोड पे जैसे हम टिक लगाते हैं HS गियर 1 सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और 416 मिलीवोल्ट ये जो है इस पर टिक लग जाता है ऑटोमेटिकली। अभी करना क्या है, जैसे आपने देखा है डायोड बोर्ड जहाँ मल्टीमीटर मेरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है राइट अपर कॉर्नर में, जस्ट उसके नीचे चार्जर की रीडिंग दिख रही है। चार्जर की रीडिंग दिख रही है तो ये USB वाला जिसपे मैंने येलो कलर का मार्क आया हुआ है ना, USB वाला जो है, इस पे मैंने एक USB केबल लगाई हुई है, और वो USB केबल अपने फ़ोन में लगाने वाला हूँ। मतलब फ़ोन में मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, ये वाली USB केबल है जो उधर 5 वोल्ट की तरफ से आ रही है ना, तो आपको रीडिंग दिख रही है मल्टीमीटर के नीचे, उसकी है। ये मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये मैंने जैसे ही चार्जर लगाया उधर रीडिंग चलने लगी, फास्ट चार्जिंग पे स्विच हो गया। ठीक, ये वाली केबल है जो काम कर रही है। ये हटा दिया हमने, 0 हो गया। अभी करना क्या है, हम पहले यहाँ पे ये केबल जो है रख लेते हैं, सिर्फ लगाई नहीं है अभी। हम इधर से कनेक्ट का बटन दबाएंगे और साथ के साथ ये केबल लगाएंगे। ठीक है, हमारे ISP कनेक्ट नहीं हो रहे। यही सबसे बड़ी समस्या है ना सब लोगों की। करना क्या है, फिर दोबारा से केबल निकालनी है, फिर दोबारा से लगानी है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, आपके सामने है। कोई मिलीवोल्ट मैंने सेट नहीं किए, सिर्फ केबल निकाल के लगाई है और ISP मेरे कनेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ 4 वायर लगाई हुई हैं, ग्राउंड लगाया हुआ है, ग्राउंड भी अलग तरीके से लगाया हुआ है। चलिए आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी है। इन्फॉर्मेशन में क्या है, E146B F14 5G, M14 5G F14 5G दोनों बोर्ड जो है सेम ही रहते हैं, बस एक कैमरा एक में नहीं होता है, एक में होता है। और भी शायद छोटा मोटा कोई डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर रिपेयर की बात करें तो लगभग सेम है। तो जैसे अब ISP मोड पे हमारे सब कनेक्ट हो चुके हैं, तो अगर आप देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं पार्टीशंस में आके, सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक रहता है बैकअप वाला। तो यहाँ से हम इस बैकअप के ऑप्शन को दबाएंगे और डेस्कटॉप पे एक बैकअप ना सेव कर लेंगे। ठीक, डेस्कटॉप पे जैसे हम सेव करते हैं, जहाँ भी हमें सेव करना है, ये हमारी जो EFS वगैरह की पार्टीशन है ये सेव हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और हम कर सकते हैं, जैसे हमको डंप वगैरह बनाना हो इस फ़ोन का, तो डंप वगैरह बनाने के लिए जैसे लॉजिक यूनिट 0, जैसे आपको अगर शायद ना पता हो तो मैं ये बता देता हूँ। जैसे जो सैमसंग की UFS होती है, सैमसंग जो Exynos वाला CPU होता है ना, उस फोन में जो UFS लगी होती है उसमें हमको 5 ल्यून मिलते हैं। ल्यून 0 1 2 3 4 5 4 तक होते हैं, मतलब 0 से लेके 4 तक 5 ल्यून हो गए काउंटिंग में बात करें तो यहाँ से 0 से लेके 4 तक जैसे आप देख सकते हैं आ रहे हैं। तो 0 वाला जो है वो सबसे पहला जो है मेन होता है, जिसमें सारी पार्टीशंस बड़ी बड़ी होती हैं। तो 0 वाले में हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। फुल पे यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ।
स्किप यूजर डेटा, ये बोल रहा है कि आपको डंप बनाना है तो यूजर डेटा स्किप करना है। मैंने बोला यस। अब यहाँ डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, F14 5G। ठीक, इसको कर देते हैं एंटर। इस वाले फोल्डर में हम अपना डंप बना के सेव करेंगे। यहाँ सेव करते हैं। देखिए मैंने HS गियर पे कनेक्ट किया है और आप स्पीड देख सकते हैं, लगभग 100 MB/s के आसपास स्पीड चल रही है। अगर मैं इसको HS गियर 2 पे स्विच करता तो स्पीड और भी बढ़ सकती थी, लेकिन यही फिलहाल मेरे लिए ठीक है। अच्छा, एक और रीज़न है, मैंने इसको ज़्यादा स्पीड पे स्विच इसलिए नहीं किया, मैं चलो आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरी जो हार्ड डिस्क PC में लगी है ना, इसकी हेल्थ ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हार्ड डिस्क सेंटिनल खुला हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क की जो हेल्थ है 63% है। ये जो जैसे हम मदरबोर्ड अपने फ़ोन में हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करते हैं, ऐसे PC में भी चेक करते हैं। 2 हार्ड डिस्क लगी है, एक एक्सटर्नल लगी है, उसकी 100% हेल्थ है, और जो एक इंटरनल जो SSD लगी है उसकी 63% हेल्थ है। काफ़ी पुरानी SSD है, तो इसलिए मैंने हाई स्पीड की तरफ स्विच नहीं किया। हाई स्पीड की तरफ स्विच करते हैं तो फिर वो हार्ड डिस्क हीट होती है, स्पीड जो है ड्रॉप कर जाती है। वैसे आप अभी भी देख रहे होंगे स्पीड थोड़ी थोड़ी अभी भी ड्रॉप कर रही होगी, क्योंकि हार्ड डिस्क की हेल्थ ख़राब है। हार्ड डिस्क ये मुझे रिप्लेस करानी, लेकिन बात यह है कि सिर्फ आपको ये दिखाना है ना कि तरीका क्या है काम करने का, मैं सिर्फ तरीका दिखा रहा हूँ। ये भी अच्छी खासी स्पीड है, लगभग 9.3 GB, मतलब 10 GB मान लेते हैं इसको। 10 GB का डंप है, आप देख सकते हैं। देखते हैं कितनी देर में रीड होता है। आप देख सकते हैं स्पीड फिर से ड्रॉप हो गई। ये स्पीड ड्रॉप होने का कारण क्या है? स्पीड ड्रॉप होने का कारण यही है, मेरी हार्ड डिस्क की हेल्थ खराब है। क्योंकि क्या होता है, फ़ोन की हार्ड डिस्क से डाटा रीड हो रहा है, मेरी जो लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क है उसमें राइट हो रहा है। तो किसी भी हार्ड डिस्क में डाटा रीड या राइट करने के लिए स्पीड तो उसकी होनी चाहिए ना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा जब फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है हार्ड डिस्क से रिलेटेड, तो स्पीड उसकी कम हो जाती है। ओवरऑल अगर देखें तो 2 मिनट में इसने 10 GB का डंप लिया है, तो लगभग मुझे जो है स्पीड ठीक ही लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी स्पीड भी काफ़ी है। अगर JTAG हम यूज़ करते थे तो उसमें तो इतना डंप लेने में कम से कम 1 घंटा लग जाना था। चलो ल्यून 1 को रीड करते हैं। ये तो फुली रीड करेंगे, सेव करेंगे। ल्यून 2 रीड करते हैं, फुली रीड किया। ये तो विदिन 1 सेकेंड हो जाएंगी क्योंकि 4 MB की हैं। ल्यून 3 रीड किया, सेव किया। ल्यून 4 रीड किया, सेव किया। अब देखिए जैसे हम रिपेयर करने लगे हैं तो अब हमारे पास एक इसका एक डंप भी पड़ा हुआ है, F14 5G। आप देख सकते हैं ये डंप हमारे पास सारी फाइलें जो हैं सेव हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं इस चीज़ का। वो जो सिक्योरिटी हमने डेस्कटॉप पे सेव करी थी ना, वो ऐसे बाहर पार्टीशन में सेव हो गई है, तो इसको हम ज़रा उसी फोल्डर में डाल लेते हैं। ठीक, ये हमारी न्यू फोल्डर में वो वाली पार्टीशंस का बैकअप आ गया जो हमने EFS वगैरह की पार्टीशन बैकअप ली। अब हमारे पास क्या है, एक बैकअप प्लान है। बाई चांस हमारी UFS खराब भी हो जाती है ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम चेंज कर सकते हैं। Exynos के CPU में आप UFS जो है चेंज कर सकते हैं, MMC जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। RPM वगैरह का उधर बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे दूँ, जब आप एक बार कनेक्ट कर देंगे ना ESP, तो उसके बाद फिर आपको फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड का एरर नहीं आएगा जब तक आप USB केबल नहीं निकालते या फिर बॉक्स डिस्कनेक्ट नहीं करते। उसके बाद आप चाहे 10 बार कनेक्ट करेंगे, एक ही बार में कनेक्ट होगा, एरर नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आपको कनेक्शन जो है बॉक्स के साथ बनाना है। अच्छा, उसके 2 तरीके होते हैं, काफ़ी बंदे आपने देखा भी होगा कि SP मोड पर टिक लगाने के बाद ये मिली वोल्ट चेंज करते हैं, तो उससे भी मेरा हो सकता है उससे भी काम होता हो, लेकिन मेरा काम इससे हो जा रहा है तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर अगर मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि मेरे को ऐसा भी करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानकारी दे दूं, कुछ बंदे जो स्विच लगाते हैं ना, उस स्विच का रीज़न क्या है। जो क्वालकॉम के फ़ोन्स होते हैं ना, वो जब तक वो स्विच इनेबल नहीं करेंगे हम, तब तक वो फ़ोन ऑन नहीं होते। ऑन नहीं मतलब ISP कनेक्ट नहीं होते।
वो स्विच कैसा है, चलो मैं स्विच भी दिखा देता हूँ जब इतनी जानकारी मैंने आपको दी है तो। ठीक, ये एक स्विच है। ऑन वाला साइड जो है, इस पे हमने एक साइड ये एक 220 वाला रजिस्टर लगाया हुआ, मतलब 22 ओम वाला एक रजिस्टर लगा हुआ है सिर्फ सिंगल। ठीक है, दूसरा साइड हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 1 और 2 वाली जो पिन है इनके साथ शोल्ड कर देते हैं, यहाँ दो साइड। अच्छा, ये वैसे लगा भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये कंफ्यूजन ना हो ना आपको, इसलिए बस दिखाया है कि इस स्विच की जरूरत नहीं है। ये स्विच अभी ना ऊपर है, मतलब ऑन है ये स्विच। जनरली इसको हमें ऑफ रखना होता है। जब ये स्विच हमने लगा दिया मान लो परमानेंट, तो इसको हमें ऑफ रखना होता है। अभी क्या था, क्वालकॉम का एक फ़ोन आया था तो वो बिना स्विच लगाए कनेक्ट नहीं होता, तो मुझे स्विच लगाना पड़ा, तो वो ऑन ही रखा हुआ है जब से मैंने ऑफ नहीं किया था। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपने स्विच परमानेंट लगा रखा है तो इसको लगभग ऑफ ही रखना है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब इसको ऑन करना है। ज़रूरत कब पड़ेगी, जब क्वालकॉम का फ़ोन आप कनेक्ट करेंगे, या फिर और भी हो सकता है और कोई CPU आपको कनेक्ट करना पड़े तो उसमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो मैंने चेक किया है, क्वालकॉम के फ़ोन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक्साइनॉक्स बिना इसके कनेक्ट हो जाता है। MTK की अगर मैं कोई ISP कनेक्ट करूँगा और वीडियो बनाऊँगा तो फिर मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। प्रैक्टिकल मैंने आपको वीडियो दिखाई, सब चीज़ आपके सामने की, तो इस पर आपको विश्वास ज़्यादा होगा। अगर मैं कोई बात बोल दूँ उस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा। ये हर बंदे की एक प्रॉब्लम होती है जो भी रिपेयर वाला है, और वैसे करना भी नहीं चाहिए किसी पे विश्वास, क्योंकि बहुत कुछ मिसगाइडिंग की जाती है। जो आप आंखों से देख रहे हैं ना, वही सच है। चलिए अब ISP अडेप्टर कर देते हैं साइड। ये हम निकाल लेते हैं इसमें से ISP। देखिए ISP वही है, सेम वही रेड वाले वायर है जो 10 रुपए के आते हैं, कोई स्पेशल वायर नहीं है। फ्लक्स भी जो सबसे सस्ती है ना, मैकेनिक की UV559, वो फ्लक्स में यूज़ कर रहा हूँ। बस ये ISP केबल जो है IC फ्रेंड वाली है। इसका कनेक्शन मैंने प्रॉपर किया है, और ऐसा भी नहीं है कि फ्लक्स मैंने बिल्कुल क्लीन करी है तभी ISP कनेक्ट होंगे, नहीं, अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। आपने स्पीड भी देखा, HS गियर 1 पे मैंने कनेक्ट किया था डायरेक्ट। ये चारों जंपर मैं निकाल लेता हूँ इधर से। लेकिन ये जंपरिंग में फिर आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी बंदे क्या करते हैं, जैसे फ्लक्स लगा होता है, कोई जंपर अटैच ना हुआ हो, वो उन्हें लगता है कि लग गया बस। तो मैंने जंपर लगाया, उसके बाद चेक करके भी दिखाया कि ISP कनेक्ट हुए हैं कि नहीं। अच्छा, अभी सीन क्या है, अभी हमको इसकी ना शील्ड निकालनी है। शील्ड निकालने के लिए हम यहाँ ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि UFS यहाँ पर लगी है, UFS हमको रिमूव करनी है। CPU को नहीं टच करना है, CPU को छेड़ना भी नहीं है, सिर्फ UFS ही रिमूव करनी है। तो जितना एरिया में CPU नहीं UFS रिमूव करने के लिए चाहिए, उतनी शील्ड कट करेंगे। या फिर चलिए एक काम करते हैं, मैं कंप्लीट ही शील्ड एक बार कट कर लेता हूँ। ये भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम शील्ड निकालते हैं। शील्ड निकालने के लिए थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगा लेंगे, थोड़ा सा क्या, फिलहाल तो ज़्यादा ही लगा रखा है मैंने। इधर क्या करना है, जो 138 मतलब लो टेम्परेचर वाली जो PPD होती है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसको यहाँ पर लगा लेंगे और उसी को फैला लेंगे सारी फील्ड जो चारों तरफ। अच्छा, जितनी वीडियो आपने अभी तक देखी है ना, ये रिपेयर का प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बताई कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। क्योंकि आप कस्टमर के फ़ोन पे काम कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना, हमें फ़ोन ठीक करके देना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हम दें। शील्ड में कटर वगैरह से उखाड़ता नहीं है, बड़ी समस्याएं होती हैं। जो हार्डवेयर का काम करते हैं ना,
उनको पता होगी कटर से उखाड़ने में दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी चलो मैं अब कुछ बोलता नहीं, क्या पता किसी को बुरी लग जाए। चलिए लगभग चारों तरफ, शील्ड के चारों तरफ हमने लो टेम्परेचर वाला शोल्डर, मतलब 150 डिग्री वाला या 138 वाला या 148 वाला लो टेम्परेचर वाला जो है ना, वो हमने शोल्ड कर लिया है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा जब हम शील्ड निकालेंगे ना तो 280 डिग्री का टेम्परेचर रखेंगे और उतने पे ही हमारी शील्ड रिमूव हो जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों किया गया है, ताकि कोई और आईसी पंचर ना हो शील्ड निकालते टाइम। देखो किसी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल भी नहीं उठा पा रहा। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जब वीडियो बना रहा होता है बंदा, और आप लोग एक लाइक भी नहीं करके जाते, कई बार वीडियो देख लेते हो, तो आप एक बार लाइक और कमेंट वगैरह कर दिया करें, इससे काफ़ी अच्छा लगता है एक क्रिएटर को। चलिए अब हम शील्ड निकालते हैं। शील्ड चलो माइक्रोस्कोप में निकाल लेते हैं। ब्लोअर पे टेम्परेचर मैंने रखा है 280 और एयर लगभग 2008 है, तो फुली रख रखी है मैंने, एयर वैसे भी इसमें कम ही होती है। चलिए अब हम ये शील्ड निकालने की प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। करना क्या है कि इसको हीट करना है। सबसे पहले मैं चारों तरफ हल्की हल्की हीट कर लेता हूँ, जिससे कि ये जो हमने पीपीडी लगाई है या फिर शोल्डर लगाया हल्का मेल्ट होने लगे। जैसे यहाँ पे ना ये मेल्ट होने लगा, देखो 280 डिग्री था इसलिए जल्दी से ही मेल्ट हो गया। अभी क्या करना है, किसी भी एक कॉर्नर से हल्का सा ब्लेड इंसर्ट करना है। ब्लेड मतलब ब्लेड का कॉर्नर हल्का सा फंसाना है, ऐसा नहीं अंदर नहीं डाल देना, क्योंकि फिर कोई कंपोनेंट वगैरह भी टूट सकते हैं। ठीक, ये हमने हल्का सा इंसर्ट किया, इसको उठा लिया यहाँ से। इसको उठा के रखा है, ब्लोअर हटा लिया है, अब यहीं पे थोड़ा रुक जाएगा। अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अब इसमें गैप बन गया थोड़ा, काफ़ी डिटेल में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं शील्ड कितने अच्छे से निकली है, कोई प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं हुआ, कोई पीसीबी को नुकसान नहीं हुआ। इसको कर लेते हैं क्लीन। देखिए मैं जब काम कर रहा होता हूँ मैं बड़ी तसल्ली से काम करता हूँ, कोई जल्दबाजी में काम नहीं करता। मुझे कहीं की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती, क्योंकि जल्दी करेंगे तो फिर काम जो है एक ही जगह 2 बार करना पड़े फिर भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए तसल्ली से काम करो, एक ही बार में करो, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा एक बार कपड़े से साफ कर लिया है, जिससे कि जो चिकनाहट होती है ना फ्लक्स की, वो हट जाती है थोड़ी। ठीक, अभी हम क्या कर चुके हैं, इसको शील्ड को जो रिमूव कर चुके हैं। अभी आप देखें क्लियर तरीके से, देखिए शील्ड कितने अच्छे से रिमूव हुई है। चाहे तो हम उस शील्ड को वापस भी लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत पड़ी है।
ठीक, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से जो है शील्ड रिमूव हुई है, कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं हुआ, ना ही कोई ट्रैक वगैरह डैमेज हुए होंगे। अब एक काम करते हैं, सीपीयू पे हमें जैसे काम नहीं करना ना, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सीपीयू को हम कर लेते हैं कवर टेप से। अच्छा, सीपीयू मैंने कर लिया कवर, सिल्वर वाले टेप से कवर किया है। अभी हमें यूएफएस निकालनी है। यूएफएस निकालने का तरीका क्या है, 280 टेम्परेचर ही सेट है ब्लोअर पे, हमें इसको हीट करना स्टार्ट करता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे 280 पे कैसे निकलेगी यूएफएस। हाँ, मुझे भी पता है 280 पे नहीं निकलेगी, लेकिन लगभग 1 मिनट तक हमें इसे प्री हीट करना है। इससे क्या होता है, इससे जब हम यूएफएस निकालने जाते हैं ना, तो हाई टेम्परेचर पे हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता, हाई टेम्परेचर पे जल्दी काम हो जाता है। तो ये एक बेटर तरीका है यूएफएस को टैकल करने का, ताकि वो डैमेज ना हो। चलिए, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे केस में डैमेज हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ, मेरे तरीके से डैमेज नहीं होती। आप देख सकते हैं वो वाला शोल्डर जो है वो मेल्ट भी होने लगा है। अभी क्या करेंगे, जैसे इस मॉडल की मुझे पता है कि इस मॉडल में इस एरिया में ग्लू होती है यहाँ पे, और इस एरिया में ग्लू होती है। जैसे हम रिपेयर करते आ रहे हैं तो काफ़ी मॉडलों को पता है, बीच में यूएफएस के बीच में ग्लू नहीं होती, इस या तो इस कॉर्नर पर रहेगी या इस कॉर्नर पर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार उस ग्लू को जो है कट करने की कोशिश कर लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि अगर ग्लू कट हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं साइड से हल्की सी ग्लू निकली होगी, शायद आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही हम इधर से भी कट कर लेते हैं। अभी लगभग 280 पे ही है, मेरे ख्याल से 40 सेकंड हो चुके हैं, 10-20 सेकंड और रखते हैं। ठीक, अभी मैं 320 टेम्परेचर सेट करने जा रहा हूँ और फिर हम यूएफएस को निकालना स्टार्ट करते हैं। 320 टेम्परेचर सेट कर दिया। इधर हमने ये स्क्रैपर जो है थोड़ा फंसा लिया, इसको ऊपर की तरफ हल्का हल्का प्रेशर दे रखा है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं 320 टेम्परेचर पे कितनी जल्दी रिमूव हो गई। वैसे आप अगर बिना प्रीहीट किए 320 पे रिमूव करेंगे ना, तो इतना टाइम नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी इसको बोर्ड को कर लेते हैं प्लेन। आप देख सकते हैं ट्रैक भी टूटा हुआ है यहाँ से, ये ट्रैक, यही इसमें कॉमन फॉल्ट है कि ये वाला ट्रैक जो है टूटा ही होता है। ये कुछ ट्रैक जो है यहाँ पे टूटे रहते हैं। तो करना क्या है, फिलहाल इसको प्लेन करते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी मदरबोर्ड को करना है क्लीन, मतलब शोल्डर जो है सारा हटा लेना है, प्लेन करने हैं ना बॉल। ये डिशोल्डरिंग वायर को थोड़ा सा मैंने मोड़ लिया है,
इस पर थोड़ा सा हम शोल्डर लगा लेते हैं ना आगे, तो ये खुलती नहीं है। कई लोगों के साथ समस्या आती होगी, डिश वगैरह खुल जाती है। तो इस तरीके से आप शोल्डर लगा के उसको हल्का सा आगे मोड़ लें तो खुलेगी नहीं, और चलती भी स्मूथ है। ठीक है, पैड जो है प्लेन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, बड़े आराम से प्लेन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, 1 2 3 4, ये 4 ट्रैक जो हैं ये काफ़ी लूज रहते हैं। जब जैसे हिल रहे हैं ना, चलो ये ऐसा भी हो सकता है मैंने निकाला तब हिल गए, लेकिन वैसे इंटरनली भी ये ब्रेक वगैरह रहते हैं। इधर के जो 4 ट्रैक हैं ये बड़े लूज रहते हैं, तो इनको हमें, चाहे ये टूटे हैं चाहे नहीं टूटे हैं, इनको हमें जंपर कर देना। जंपर किस तरीके से करना वो मैं दिखा देता हूँ। और इधर के भी 2 कॉर्नर के ट्रैक जो हैं ये भी डैमेज हो जाते हैं। ये वाले तो ठीक रहते हैं, लेकिन ये भी डैमेज ज़्यादा होते हैं, तो इनको भी जंपर कर देना है। जंपर करने का तरीका क्या है वो मैं दिखाता हूँ। हल्का सा करना है इनको स्क्रैच। ठीक, आप देख सकते हैं लगभग ये 4 ट्रैक तो इधर के हैं जो मैंने हल्के हल्के स्क्रैच कर लिए हैं, और 2 ट्रैक इधर के हैं, ये भी हमने हल्के हल्के स्क्रैच कर लिए। ठीक, इन पे मैं करना क्या है, पतला वाला जो माइक्रो वाला जंपर होता है ना, उनसे इनको जॉइंट कर लेना है, ताकि मान लो ये ट्रैक टूटे भी रहेंगे तो उस जंपर वायर की मदद से सप्लाई ब्रेक ना हो, मतलब ट्रैक ब्रेक ना हो। प्रॉब्लम यही होती है जब हम CPU रिवॉल्व करते हैं तो ये वाले ट्रैक वैसे डैमेज रहते हैं, लेकिन हीट के कारण ये थोड़े बहुत जॉइंट हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, फ़ोन ऑन हो जाता है, हमें लगता है CPU से ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ। काफ़ी लोगों को ये पता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई ट्रिक है, लेकिन मैं काम करने का जो तरीका बता रहा हूँ ना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक, ये हमने इस तरीके से जॉइंट करना है।
ठीक है, बाकी सारे जंपर तो मैंने लगा लिए, लेकिन एक जंपर अभी नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ पे मैं जंपर नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे हम मैजिक पैड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं जंपर भी लगा सकता था लेकिन मैजिक पैड मैंने इसलिए आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला। आज मैं जो है कुछ ना कुछ जितना हो सके आपको नॉलेज दे के मूड में हूँ, तो मैं मैजिक पैड भी यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम मैजिक पैड यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा ट्रैक बनाने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जंपर लगा लिए। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाएं। हल्का सा ट्रैक स्क्रैच किया है और दोनों को जॉइंट कर लिया है। ऐसे इधर हल्का सा ट्रैक स्क्रैच किया, दोनों को जॉइंट कर लिया। अभी करना क्या है, यहाँ पे हमको मैजिक पैड का इस्तेमाल करना है। तो मैजिक पैड का इस्तेमाल करने के लिए इसको तो आप काफ़ी जानते ही होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी है। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पहले इसको यूवी से ना यहाँ पर सेट करेंगे, सोल्डरिंग इसकी करेंगे बाद में। 3 स्टेप में ये लगेगी, टाइम जरूर लगेगा लेकिन ऐसा काम होना चाहिए हिले नहीं। ठीक, हमने थोड़ी सी यूवी पहले यहाँ पे लगानी नीचे। यूवी थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप है, शायद आपको दिखे नहीं। अच्छा, कुछ बंदे क्या करते हैं, जैसे अब ये ट्रैक जो है इसके जस्ट ऊपर है, ऐसे लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाना, इसको हल्का सा साइड पे रखना है। ठीक, हल्का सा इसको साइड पे रखेंगे। अब इसको पहले जो हमने यूवी लगाई है ना, इसको थोड़ा सुखा लेते हैं। यूवी लाइट से हमने इसको सुखा लिया। पहला स्टेप ये था कि हमने इसको यहाँ पर नीचे से ज्वाइंट किया है। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, हम इसको यहाँ से ऊपर से ज्वाइंट करेंगे। ठीक, अब फिर से इसको सुखा लेते हैं। ठीक है जी, अब ये ट्रैक ना कहीं हिलेगा नहीं। काफ़ी बंदों के साथ प्रॉब्लम आती है कि सोल्डरिंग करते हैं तो ये हिल जाता है। अब इसको करना क्या है, अपनी ज़रूरत के हिसाब हम मोड़ सकते हैं। इसको हम मोड़ते हैं। ठीक, अब करेंगे इसकी सोल्डरिंग। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सोल्ड हो गया। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन। बड़ी तसल्ली से मैं बता रहा हूँ, ये काम अगर मैं कर रहा होता तो शायद जल्दी भी कर सकता था, लेकिन अभी क्या है कि आपको यहाँ कुछ दिखाना है, बताना है, तो आराम आराम से किया जा रहा है काम। ये जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शोल्डर ऊपर है ना, इसको हटा लेते हैं। जैसे जंपर है,
इसको भी हल्का फुल्का पतला कर लिया। जो एक्स्ट्रा शोल्डर चढ़ा है ना उसको हटा लेंगे ताकि हाइट ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब हम लगाएंगे ट्रैक्स पे यूवी। एक बार और यूवी लगानी है, तीसरा स्टेप है ये। ये तो चलो सिंगल एक ट्रैक बना रहे हैं तो हम यूवी लगा रहे हैं। अगर 4 ट्रैक बना रहे होते तब भी लगभग इतना ही टाइम लगना था, थोड़ा बहुत फर्क पड़ना था, क्योंकि शोल्डरिंग एक्स्ट्रा करनी है ना बस। यूवी तो सब पे सेम ही टाइम पे लग जाएगी। ठीक, उतना एरिया जितना हमने अच्छा, ये ट्रैक जैसे हिल रहे हैं ना तो इनके साइड में मैं हल्की हल्की यूवी लगा देता हूँ ताकि ये हिलने बंद हो जाए थोड़े। इधर हमने काफ़ी मोटी यूवी लगाई है। देखो इधर मोटी यूवी हम लगा सकते हैं क्योंकि इधर क्या है, आईसी की कोई बॉल नहीं है। लेकिन सीपीयू के नीचे क्या होता है, इन 2 बॉल्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। तो हम इधर क्या मोटी यूवी लगा सकते हैं, लेकिन सीपीयू के बीच में क्या होता है, सीपीयू के बीच में डिफरेंस कम होता है। तो उधर हमें यूवी लगाते टाइम थोड़ा हाइट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने यूवी लगा ली, इसको सुखा लेते हैं एक बार। अब जैसे यूवी हमने लगा लिया है तो यहाँ एक्स्ट्रा यूवी लगी हुई है ना सारे ट्रैक्स पे, इसको हम कर लेते हैं रिमूव। ठीक है, अभी हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे यूवी एक्स्ट्रा लगी थी ना पैड्स के ऊपर, सिर्फ वहाँ से हटाई है। जहाँ पे शोल्डरिंग करी थी वहाँ से नहीं हटाई, वहाँ से हटाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वहाँ से वो पकड़ी रहेगी, थोड़ा सा टाइट रहेगा। यहाँ से यूवी मुझे ये यूवी लग रहा है थोड़ी सी कम रह गई थी, पर चलिए कोई बात नहीं, इतना भी काफ़ी है। अभी एक स्टेप और क्या बचा है,
अब जैसे जहाँ पे शोल्डर लगा वहाँ की बॉल की हाइट ज़्यादा हो गई ना, तो हाइट भी तो मेंटेन करनी है। तो क्या करेंगे, एक डिशोल्डरिंग वायर का छोटा सा टुकड़ा काट के और उससे फिर हम ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर है इसको निकाल लेंगे। ऊपर से ब्लोअर चला के रखेंगे और डिशोल्डरिंग वायर का छोटा सा टुकड़ा काट के उससे निकालेंगे। ये मैं आपके सामने करने वाला हूँ, देख लें। अभी लगभग हाइट भी मैच कर गई है। ये कुछ आपको लग रहा होगा ट्रैक जैसे जॉइंट नहीं है ना, तो जैसे शोल्डर लगेगा आईसी आएगी, आईसी लगेगी तो उस टाइम ये जॉइंट हो जाएंगे अगर कुछ नहीं है तो। यहाँ थोड़ा शोल्डर रह गया, कोई बात नहीं, इसको रिमूव कर लेंगे। अभी हमारा मदरबोर्ड साइड जो है रेडी है। अच्छा, एक चीज़ और हम चेक कर सकते हैं, ज़्यादा ही कन्फर्मेशन करनी है तो ये हमने ट्रैक बनाया, कोई ग्राउंड में शॉर्ट तो नहीं हो गया, कोई ओपन तो नहीं है। डार्ट मोड में रीडिंग चेक कर लेते हैं। चारों ट्रैकों पे सेम रीडिंग आती है, 219 मतलब 220 की रीडिंग, 220 की रीडिंग, 220 की रीडिंग, 220 की रीडिंग। इधर भी सेम ही आएगी, 220 और 220। ठीक है, रीडिंग देख ली तो हमें कंफर्म हो गया ट्रैक हमारे सही है, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई ओपन नहीं है। अभी हम करते हैं अपना यूएफएस रिवॉल्व। यूएफएस में देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। इस एरिया में ग्लू रहती है और इस एरिया में ग्लू रहती है, बीच में नहीं रहती। पहले ग्लू ही क्लीन कर लेते हैं जितनी हो सकती है। इसको हम ट्विजर की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब लगभग ग्लू है ही नहीं तो इसको थोड़ा शोल्डर लगा के प्लेन ही कर लेते हैं ऐसे ही। थोड़ी बहुत ग्लू थी ना, वो ऐसे ही रिमूव कर ली हमने। वही सेम डिशोल्डरिंग वायर को मोड़ रखा, बहुत स्मूथ चलती है ऐसे, फैलती नहीं आगे से। थोड़ा कपड़े से टाइट करके साफ कर देंगे तो जो ग्लू की पतली सी परत रहती है ना, वो भी हट जाती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी लगभग सारा एरिया क्लीन है। अब करते हैं यूएफएस रिवॉल्व। रिवॉल्व करने के लिए वाइसेस की ड्रैगन मैट है मेरे पास। आप चाहें तो टिश्यू पेपर रख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैट पे मैंने आईसी रखी। ये थोड़ी मैग्नेटिक होती है ना, तो स्टेंसिल वगैरह हिलने के थोड़े चांस कम होते हैं। थोड़ी सी पकड़ बन जाती है एक्स्ट्रा, ट्विजर से तो हमको पकड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी
कुछ बेटर हो जाता है पहले से, नॉर्मल जो केस है उससे बेटर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पे अलाइन की हुई है, पीपीडी में कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी दिखा देता हूँ। 199 की आती है वाइसेस कंपनी की, ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगी, ये वाली पीपीडी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे 183 भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न नहीं आता है फ़ोन तब भी। ऐसा नहीं सोचना है कि 193 ही इस्तेमाल करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये हमने इसको हल्का सा ड्राई कर लेना है, कंप्लीट ड्राई नहीं करना। स्टेंसिल को हाथ से पकड़ के इस पे अप्लाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा इसको हटा लेते हैं। अब करते हैं रिवॉल्व। ठीक है, आप देख सकते हैं यूएफएस हमारी रिवॉल्व हो गई है और एक ही बार में बॉल काफ़ी अच्छी बन गई है। ठीक, थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं। एक बार दोबारा से हीट कर लेते हैं, थोड़ा जो बॉल कोई इधर उधर होगी तो थोड़ी सेट हो जाएगी। वैसे तो सेट ही है सारी। ये पीपीडी मुझे पर्सनली बताऊँ काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी इससे बॉल बनती हैं, जबकि ये 199 डिग्री की पीपीडी है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको लगाना है हमें मदरबोर्ड पे, तो इसको क्लीन विलीन नहीं करते, फ्लक्स ही तो लगाए, वैसे भी लगाना पड़ेगा। मदरबोर्ड पे एक फ्लक्स की हल्की सी परत लगा लेंगे, पतली सी। ठीक, इसको फैला लेते हैं, पतली परत बनाने ना। फ्लक्स की एक परत बना लिए, अब हम लगाते हैं आईसी।
ये फ्लक्स बाहर आने लगा तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारी आईसी जो है इंस्टॉल हो चुकी है। कंफर्म करना है, हल्का से शेक कर सकते हैं, हल्का से शेक करना होता, ज़्यादा नहीं। चलिए इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा। इतने हम ये बाकी टूल्स वगैरह साथ के साथ जो है अपनी जगह पे जहाँ पे हमने रखे होते हैं टेबल पे, ये सब रख लेते हैं साइड पे। ये हमारी इसकी शील्ड है, अगर हम चाहें तो इसे वापस भी लगा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। ये जंपर वायर जो मैंने यूज़ की है सनशाइन की है, काफ़ी टाइम पहले खरीदी थी, 0.007 mm की है। ये मैजिक टैग जो है ये भी मैकेनिक के हैं, कोई खास ऐसी स्पेशल किसी कंपनी के नहीं। ये मैट है हमारी YCS की ड्रैगन मैट। इस पे थोड़ा सा जो टेप लगाने की वजह से या फिर फ्लक्स की वजह से जो चिपचिपापन है ना, इसको हल्का सा प्लेन कर लेंगे। काम करते हैं तो यहाँ ये हमने मैट जो यूज़ की हुई है, मैट भी YCS की है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना। ये मैट भी काफ़ी अच्छी है। इस पर क्या होता है, फ्लक्स वगैरह लग जाए, अपना वही जो एसीटोन है उससे लगा के साफ कर दो, अच्छी हो जाती है ये। सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि मान लो अब किसी आईसी के नीचे थोड़ा सा भी कुछ डस्ट वगैरह चला गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अभी हमने जैसे दोनों चीज़ अटैच कर ली, बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, डीसी से ही चेक करेंगे इसको। डीसी पे मैंने सेट कर लिया। अभी वही रेड वाली प्रॉप जो है उसको मैं एक पिन मैंने मल्टीमीटर की ली हुई है, इससे लगा रहा हूँ, ग्राउंड वाली अटैच कर दी परमानेंट। ठीक, जैसे ही अभी रेड वाली लगाई कुछ करंट गया था 120 मिली एम्पेयर के आसपास। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा फ्लक्स लगा है, इसको भी साफ कर लें। इजी के बैक साइड में यूएफएस थी ना, थोड़ा सा फ्लक्स जो है मेल्ट होके इधर आ गया है। ठीक, ये हमने लगाई। अब हम प्रेस करते हैं पावर की। ठीक, जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया, अब की बार रीडिंग ऊपर चली गई। ठीक, लग रहा है हमको जैसे फोन भी ऑन हो गया होगा। देखें, लोगो फोन में आ चुका है। बैटरी से ऑन करते हैं। अब ऐसे कौन पकड़ के रखेगा इसको। एक काम करते हैं, माइक्रोस्कोप से ऑन करते हैं। दिख नहीं रही है ऐसे पिन है। ये जो स्टार्टिंग की दो पिन है ना, ये हमको शॉर्ट करनी होती हैं। ये हमारा फोन हो चुका ऑन। इसमें मदरबोर्ड में आई थिंक स्क्रू लगा था, उसको कर लेते हैं टाइट, क्योंकि मदरबोर्ड ऑन होते टाइम हीट होता है तो बॉडी में थोड़ी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा मदरबोर्ड खुला रहता है तो टेम्परेचर वगैरह का एरर आ जाता है।
देखिए जनरली जब फ़ोन ऑन होता है ना, तो अब तक ये जैसे सैमसंग में पहला लोगो आता है सैमसंग लिखा हुआ सिर्फ, ये सेकंड लोगो आता है जिसमें एंड्रॉयड भी है साथ में, थर्ड लोगो आता है इसमें एंड्रॉयड गायब हो जाता है, सिर्फ ये लोगो रह जाता है। ये अभी तक सेकंड लोगो पे रुका है, अब तक इसको थर्ड लोगो पे चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया है। क्यों? क्योंकि यूएफएस हीट करके निकाली गई है ना, तो उसके कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अब वो ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे तो फ़ोन डेड भी हो सकता है, और बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे तो फ़ोन जल्दी भी ऑन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ, मैंने बताया ना इसकी यूएफएस थोड़ी वीक रहती है, तो कुछ ना कुछ इधर डैमेज हुआ है जिस वजह से थोड़ा स्लो है। ये अभी सेकंड लोगों पे ही है, लगभग बूट होने में हो सकता है इसको 3-4 मिनट भी लग जाएं। वेट करते हैं, कोई नहीं। चार्जिंग पे मैंने इसको लगा हुआ है, चार्जर की रीडिंग भी आपको दिखा देता हूँ। 1.6 एम्पियर अभी ले रहा है। वो चार्जिंग पे मैंने इसलिए लगाया है, आपको दिखाया था ना 3.6 बैटरी थी पहले, अब बाई चांस बूटिंग के दौरान फिर डेड हो, फिर बंद हो गया, तो फिर मैं चार्ज लगाता रहूँगा, फिर ऑन करूँगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है मेरी, क्योंकि डिटेल में बनाई जाती है। अच्छा, मैं जैसे अभी नया ही क्रिएटर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है किस तरीके की वीडियोस आप व्यूवर्स को पसंद होती हैं। जैसी मैंने बनाई हैं वैसी अभी तक आपको पसंद आने लगी हैं, तो मैं वही कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। अगर फिर भी थोड़े बहुत मैं चेंजेस करता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बेटर हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ना, थर्ड वाला लोगो आ गया, ये लोगो 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए था, ये लगभग 2 मिनट के बाद आया है। इस पर भी काफ़ी देर तक रहेगा, उसके बाद ऑन होगा। जितनी देर अब हो चुकी है ना, इतनी देर में 2 बार फ़ोन ऑफ होकर ऑन हो जाता। थोड़ा स्लो इसलिए क्योंकि यूएफएस को हीट किया गया। यूएफएस के अंदर क्या होता है कि सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और यूएफएस के अंदर क्या है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, रिपेयर इटसेल्फ टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है कि यूएफएस अपने आप ही इंटरनली अपना डाटा दूसरे सेल्स में शिफ्ट करके खुद को रिपेयर करती है। तो उस दौरान जब ये रिपेयरिंग चल रही होती है, तो उस दौरान फ़ोन हमारा थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जैसे ही हमारी रिपेयरिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी स्पीड स्लो है तो फिर परमानेंट स्लो ही चलेगा, या हमेशा स्लो नहीं चलेगा। ये भी स्टार्टिंग में पहली बार ही स्लो है। आपने भी देखा होगा, कई बार जो रिपेयर करते हैं उनको पता होगा ये सब चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली, जो हम टेबल पे देखते हैं। अभी तक जैसे मेरी वीडियो जो है लाइव रिकॉर्ड हो रही होती है, 1 घंटा 24 मिनट जो है वीडियो को रिकॉर्ड होते हुए हो गए हैं, और लगभग मुझे लग रहा है 1.5 घंटे की वीडियो जो है बन जाएगी। अभी 2-4 मिनट हो सकता है और भी लग जाए। देखिए, हमने कोई यूएफएस प्रोग्रामिंग नहीं की, सिर्फ बैकअप ही लिया था ना, तो डाटा वाटा भी ऐसे ही आएगा। कस्टमर का डेटा भी इम्पोर्टेंट होता है। अब इस तरीके के फ़ोन जब आते हैं ना, तो कोई भी, जैसे आजकल जनरल फॉल्ट चल ही रहे हैं मार्केट में, तो कोई भी नया बंदा जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले सीपीयू रिवॉल्व करता है, तो उसका फ़ोन चल जाता है। तो फिर वो कस्टमर को देता है, उसे लगता है कि ठीक हो गया फ़ोन तो, लेकिन कस्टमर क्या करता है, 2-3 दिन बाद फिर रिपीट लेके आता है वापस, ये तो फिर बंद हो गया। वो उसे लगता है सीपीयू हो सकता है सही से नहीं किया। पीपीडी बदलता हूँ मैं अब की बार, पीपीडी अच्छी क्वालिटी के लगाता हूँ, कोई हाई टेम्परेचर वाली, तो वो वाली पीपीडी लगाता है, फिर वो रिपेयर करके देता है, फिर वो फ्रेट दोबारा वापस आता है। ये सबसे बड़ी समस्या इस मॉडल में लोगों को बहुत आती है। प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, ये आपके सामने जो रिपेयर हुए हैं ना, यही एक्चुअल प्रॉब्लम है कि यूएफएस के नीचे ट्रैक डैमेज हो जाते हैं। यहाँ भी देखो थोड़ा स्लो है। अच्छा, ऐसा भी होता है, काफ़ी बंदे क्या है, सीपीयू रिवॉल्व करने के चक्कर में, जो नई हैंड स्किल होती है, जिनकी हैंड स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सीपीयू भी डैमेज कर देते हैं कई बार। मैंने देखा है, हमारे पास तो जैसे काफ़ी रिटर्न करे हुए सेट भी आते हैं ना मार्केट से, तो मैंने देखा है काफ़ी फ़ोनों की कंडीशन ऐसी भी रहती है, फिर वो रिपेयर लायक भी नहीं बचते। कुछ यूएफएस भी हमारे पास ऐसी आती हैं जो पहले किसी ने रिवॉल्व करी होती है, वो यूएफएस भी इस लेवल पे पहुंच गई होती है कि वो ऑन ही नहीं हो रही होती। यूएफएस डिटेक्ट होती है, लेकिन उसमें से कुछ रीड राइट नहीं होता। चलिए, अपने पास उसका भी समाधान है, लेकिन
जैसे मैंने बताया ना स्लो है, तो अब ये लॉक खुलने में भी स्लो रहेगा। जैसे चार्जर लगाया, ठीक, यहाँ भी थोड़ा स्लो है। जैसे जैसे हम इसको चलाते रहेंगे ना तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। चलिए, फ़ोन हमारा रिपेयर हो चुका है, विद डाटा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लॉक वगैरह भी लगा हुआ है। तो एक चीज़ और यहाँ स्क्रिप्ट रह गई, जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने पहले रिवॉल्व कर रखा हो, उसका फिर भी ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ जाती है। कई बार वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ जाती है, हो सकता है हमारे केस में प्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती थी, इसीलिए हमने वो बैकअप लिया था कि हमारा बैकअप जो है काम आएगा प्रोग्रामिंग के। तो चलो, प्रोग्रामिंग वाला कोई सेट कभी आएगा तो फिर मैं उसके लिए भी कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा, और हो सके तो F64 से बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। F64 मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी टैग यूज़ करो, F64 यूज़ करो, स्पीड का फ़र्क है, काम तो सेम ही होना है। चलिए, फ़ोन जो है हमारा रिपेयर हो चुका है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने एफर्ट जो है लगते हैं, काफ़ी कॉल्स भी नहीं उठाई जाती। जहाँ पे मैं बैठा हूँ इधर काफ़ी लोगों की एंट्री भी बंद कर दी जाती है, जो भी काम है, जैसे हमारे टेबल पे आने वाला होता है, उस टाइम जब वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो उस दौरान काफ़ी लोगों की वीडियो भी एंट्री भी बंद कर दी जाती है, ताकि वीडियो में कोई इंटरफेयर ना हो। काफ़ी सब कुछ जो है मेंटेन करके चलना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और अगर वीडियो को लेके कोई आपके पास सुझाव हो तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें, मैं हो सकेगा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर अप्लीकेबल करूँगा। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबको, आपके परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।